प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। एक बार पुनः आप सबका एसएलबी हिंदी ट्रिकी यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। प्रिय विद्यार्थियों, हम पढ़ रहे थे कक्षा 12 अनिवार्य और साहित्य का संशोधित पाठ्यक्रम। उसके अंतर्गत अपनी अनिवार्य की और साहित्य की दोनों पुस्तकें हैं जो सरयू और सर्जना थी, सर्जन पाठ्य पुस्तक, वो दोनों पाठ्य पुस्तकें संशोधित पाठ्यक्रम के अनुरूप पूर्ण हो चुकी है। अब हम पढ़ेंगे पाठ्य पुस्तक पीयूष पर्वा। तो पीयूष पर्वा का जो पाठ्यक्रम में पाठ रखा गया है उसमें चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी उसने कहा था बहुत ही रोचक, बहुत ही प्रेरणास्पद और बहुत ही एक तरीके से अपन कहें कि मन को अंत तक कहानी से जोड़े रखने वाली कहानी है, जिसको एक बार यदि हम पढ़ना शुरू कर लेते हैं तो इसको पूरा खत्म किए बगैर हम रुक नहीं सकते। तो मैं आपसे इतना ही निवेदन करना चाहूँगा कि इस पाठ तक आप लास्ट में बने रहें, लास्ट तक इस पाठ के साथ बने रहें और इस पाठ के लिंक को अधिक से अधिक विद्यार्थियों तक शेयर करें। तो आइए चलते हैं और पढ़ते हैं कहानी उसने कहा था। किसने कहा था? जिज्ञासा बनी रहती है, तो इसका शीर्षक है वो जिज्ञासात्मक है, जिज्ञासु शीर्षक है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी जो अपने राजस्थान जयपुर के रहने वाले थे, महान साहित्यकार रहे हैं। तो सबसे पहले पढ़ लेते हैं लेखक परिचय। पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी, जिनका साहित्यकाल जीवन काल रहा 1883 से 1922, हिंदी कहानी के उल्लेखनीय हस्ताक्षर है, मतलब बहुत बड़ा नाम है। इनका जन्म जयपुर में हुआ। वे बचपन से ही साहित्य प्रतिभा संपन्न थे। इनकी प्रतिभा का क्षेत्र खगोल विज्ञान, ज्योतिष, धर्म, भाषा विज्ञान, इतिहास, शोध और साहित्य तक विस्तृत था। उसने कहा था हिंदी की प्रसिद्ध कहानी है जिसका प्रकाशन 1915 में हुआ। तो इस कहानी का प्रकाशन कब हुआ? 1915। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसके अतिरिक्त उन्होंने सुखमय जीवन, बुद्धू का कांटा आदि कहानियां भी लिखी। कछुआ धर्म, मारेसी मोई कुंठाव आदि उनकी निबंध कला के प्रतिमान हैं। तो कछुआ धर्म और मारेसी मोही कुंठाव ये इनके निबंध है। उन्होंने मासिक पत्र समालोचक का संपादन भी किया। वे नागरी प्रचारणी सभा काशी के संपादक मंडल में भी रहे और बड़ी दुर्भाग्य की बात कहें या हिंदी साहित्य के लिए एक बहुत बड़ी क्षति कहें, 39 वर्ष की आयु में, यानी 39 वर्ष की अल्प आयु में ही इनका निधन हो गया। लेकिन इतने कम समय में इन्होंने अपार साहित्य का सर्जन करके हिंदी साहित्य कोश है उसमें श्रीवृद्धि इन्होंने की। अब देखिए पाठ परिचय। पाठ परिचय कहानी का शीर्षक उसने कहा था प्रथम विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि पर लिखी गई एक मार्मिक कहानी है। प्रथम विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि यानी 1914 से 1918 का जो प्रथम विश्व युद्ध था उसकी पृष्ठभूमि पर लिखी गई ये कहानी है। तो बहुत बढ़िया प्रश्न बन रहा है, इस बात का आप ध्यान रखें कि इसकी पृष्ठभूमि क्या है। तो प्रथम विश्व युद्ध, और जिसका कथानक इसका है, कहानी किसी कहानी के 6 तत्व होते हैं, उसमें कथानक की बहुत बड़ी भूमिका होती है। कथानक इसका जो कहानी का है वो प्रेम, त्याग और कर्तव्य निष्ठा को केंद्र में रखकर बुना गया है। इस कथानक के द्वारा ही यह कहानी आगे बढ़ती है। तो कहानी की सफलता कथानक पर काफी हद तक निर्भर करती है। अमृतसर के बाजार का दृश्य, बालक बालिका का बाल सुलभ निश्चल प्रेम, तो इस कहानी में निश्चल प्रेम व्यक्त हुआ है। महायुद्ध का वातावरण और लहना सिंह के आत्मोत्सर्ग आदि के वर्ण में गहरा मनोवैज्ञानिक पुट है। तो लहना सिंह किस प्रकार बाल सुलभ निश्चल प्रेम का प्रतीक है, फिर कर्मठ योद्धा का प्रतीक है, और अंत में किस प्रकार वह आत्मसमर्पण करता है सूबेदारनी के लिए, सूबेदार के लिए और सूबेदार के पुत्र बोधा के लिए। यह कहानी प्रारंभिक चहल पहल से लेकर प्रेम और कर्तव्य का विकट पथ पार करती हुई मृत्युशैया पर समाप्त होती है। मतलब सबसे पहले बालक और बालिका में प्रेम होता है, फिर वह कर्तव्य निभाता है लहना सिंह, और अंत में वह मृत्यु का वर्ण कर लेता है। किसके लिए? सूबेदार और बोधा के लिए। यह उत्सर्ग प्रेम वेदना जनित नहीं है बल्कि कर्तव्य की प्रसन्नता है। वह अपने कर्तव्य का पालन करते करते मृत्युशैया पर सो जाता है। आंचलिक शब्दों के साथ यथार्थ वर्ण और उत्कट भाव व्यंजना से
यह कहानी हिंदी साहित्य की विशेष या विशिष्ट धरोहर है। तो यह कहानी है 1915 में प्रकाशित कहानी है, जिसका शीर्षक उसने कहा था। और यह कहानी है वो फ्लैशबैक जो एक पद्धति होती है, फ्लैशबैक शैली की कहानी है। इसको भी आप भूले नहीं, फ्लैशबैक शैली की कहानी है। तो ये था पाठ परिचय। अब हम पढ़ेंगे आगे कहानी की शुरुआत। अब देखिए कहानी उसने कहा था, जिसका अंक एक में क्या बताया है कि बड़े बड़े शहरों के इक्के गाड़ी वालों की जबान के कोड़ों से जिनकी पीठ छिल गई है और कान पक गए हैं, उनसे हमारी प्रार्थना है कि अमृतसर के बम्बू काट वालों की बोली पर मरहम लगावें। मतलब ये किस जगह की बात है? अमृतसर के बम्बू काट। जब बड़े बड़े शहरों की चौड़ी सड़कों पर घोड़े की पीठ चाबुक से धुनते हुए कभी राह चलते पैदलों की आंखों के न होने पर तरस खाते हैं, कभी उनके पैरों की अंगुलियों के पोरे मतलब आगे का सिरा पोरों को चीत कर अपने को ही सताया हुआ बताते हैं और संसार भर की ग्लानि, निराशा और शोभ के अवतार बने नाक की सीध में चले जाते हैं। तब अमृतसर में उनकी बिरादरी वाले तंग चक्रदार गलियों में हर एक लड्डी वाले के लिए ठहर कर सब्र का समुद्र उमड़ा कर क्या कहते हैं, बच्चों खालसा जी, हटो भाई जी, ठहरना भाई जी, आने दो लाला जी, हटो बादशाह, कहते हुए सफेद फेंटों, खच्चरों, बतकों, गने और खोमचे और भारे वालों के जंगल में राह खेते हैं। क्या मजाल है कि जी और साब बिना सुने किसी को हटना पड़े। मतलब ये संबोधन है। यह बात नहीं कि उनकी जीभ चलती ही नहीं, चलती है पर मीठी छुरी की तरह महीन मार करती है। यदि कोई बुढ़िया बार बार चुनौती देने पर भी लीक से नहीं हटती, बार बार चेतावनी देने पर भी लीक से नहीं हटती, तो उनकी वचनावली के ये नमूने हैं, यानी उनकी शब्दावली के ये नमूने हैं। किसी बुढ़िया के लिए वो क्या कहते हैं? हट जा जीणे जोगिए, हट जा कर्मा वालिए, हट जा पूता प्यारिए, बच जा लंबी उम्रिया वालिए। समष्टि में यानी समाज में इसका अर्थ है कि हे बुढ़िया, तू जीने योग्य है, तू भाग्यशाली है, पुत्रों को प्यारी है, लंबी उम्र तेरे सामने है, तू क्यों मेरे पहियों के नीचे आना चाहती है, बच जा। ऐसे बम्बू काट वालों के बीच में होकर एक लड़का और एक लड़की चौक की एक दुकान पर मिलते हैं। प्रिय विद्यार्थी, यहीं से कहानी की वास्तविक शुरुआत होती है। तो वह लड़का कौन है? लैना सिंह। वह लड़की कौन है? सूबेदारनी। उनके बालों और ढीले सूतने यानी पहनने का जो वस्त्र है, उससे जान पड़ता है कि दोनों सिख है। वह अपने मामा के केस धोने के लिए दही लेने आया था। कौन? लैना सिंह जो बालक है, और वह बालिका है वो रसोई के लिए बढ़िया लेने आई है। दुकानदार एक परदेसी से गूंथ रहा था, मतलब उलझ रहा था, जो शेर भर गीले पापड़ों की गड्डी को गिने बिना हटना नहीं चाहता था। पूछा गया, दोनों में वार्तालाप होता है। तेरे घर कहाँ हैं? मगरे में। और तेरे मांझे में यहाँ कहाँ रहती है? मतलब तेरे घर कहाँ है? तो एक का है मगरे में और दूसरे का है मांझे में। मतलब यहाँ पर बालिका का घर और बालक के घर की बात हुई है। यहाँ कहाँ रहती है? तो लड़की कहाँ रहती है? अतर सिंह की बैठक में, वे मेरे मामा हैं। तो लड़का कहता है, मैं भी मामा के यहाँ आया हूँ और उनका घर गुरु बाजार में है। तो बहुत बढ़िया प्रश्न बन रहा है। एक तो मगरे में कौन रह रहा है, एक मांझे में कौन रह रहा है, एक अतर सिंह की बैठक में कौन है, और सबसे बड़ी बात, दोनों ही यहाँ पर मामा के आए हुए। इतने में दुकानदार निपटा और उनका सौदा देने लगा। दोनों सौदा लेकर साथ साथ चले। कुछ दूर जाकर लड़के ने मुस्कुरा कर पूछा, तेरी कुड़माई हो गई? कुड़माई का अर्थ है सगाई या रिश्ता। इस पर लड़की कुछ आंख चढ़ाकर यानी थोड़ी आंखें तरेर कर धत कहकर दौड़ गई और लड़का मुंह देखता रह गया। दूसरे तीसरे दिन सब्जी वाले के यहाँ या दूध वाले के यहाँ अकस्मात दोनों मिल जाते। अचानक दोनों मिलते। महीना भर यही हाल रहा। 2-3 बार लड़के ने फिर पूछा, तेरी कुड़माई हो गई? उत्तर में वही धत मिला। एक दिन जब लड़के ने वैसी ही हंसी में चिढ़ाने के लिए पूछा, तो लड़की ने संभावना के विरुद्ध
जवाब दिया, हाँ हो गई। लड़के ने पूछा, कब? कल। देखते नहीं ये रेशम से कड़ा सालू। लड़की भाग गई। लड़के ने घर की राह ली। रास्ते में एक लड़के को मोरी में धकेल दिया, एक छाबड़ी वाले के दिन भर की कमाई खोई, एक कुत्ते को पत्थर मारा, एक गोभी वाले के ठेले को उड़ेल दिया, सामने नहाकर आती हुई किसी वैष्णवी से टकराकर अंधे की उपाधि पाई, तब बेचारा कहीं जाकर घर पहुंचा। तो ये हालत कब हो गई? जब लड़की ने कहा कि मेरी कुड़माई हो गई, तब ये वाला की है वो मनोदशा हुई। अब अंक नंबर 2। अब दूसरा अंक देखिए, अंक नंबर 2। अंक नंबर 2 में लड़ाई का वर्णन है। फ्रांस और बेल्जियम के साथ जो जर्मनी की लड़ाई हो रही है, फ्रांस और बेल्जियम है वो इंग्लैंड की ओर से प्रथम विश्व युद्ध है उसमें भाग ले रहे हैं। तो इंग्लैंड की ओर से फ्रांस और बेल्जियम जर्मनी के विरुद्ध लड़ रहे हैं, और फ्रांस और बेल्जियम की जो सेना है उसकी ओर से लहना सिंह, वजीरा सिंह, हजारा सिंह और बोदा सिंह है, वो उस सेना में लड़ रहे हैं। उस युद्ध का वर्णन है। तो युद्ध का वर्णन किस प्रकार है, युद्ध की विभीषिका क्या है, युद्ध का परिदृश्य क्या है, वहाँ का वातावरण क्या है, उसके बारे में अंक नंबर 2 में बताया है। राम राम यह भी कोई लड़ाई है, दिन रात खंदकों में बैठे हड्डियां आकड़ गई। खंदक मतलब वह मोर्चा, वह खाई। लुधियाने से 10 गुना जाड़ा में और बर्फ ऊपर से पिंडलियों तक कीचड़ में धंसे हुए, जमीन कहीं दिखती नहीं। घंटे 2 घंटे में कान के पर्दे फाड़ने वाले धमाके के साथ सारी खंदक हिल जाती है। 100 गज धरती उछल पड़ती है। इस गेबी गोले से कोई बचे तो लड़े, यानी खतरनाक गोलों से बचे तो लड़े। नगरकोट का जलजला सुना था, वहाँ का जो भूकंप है, वहाँ की जो विभीषिका है वो सुनी थी। लेकिन यहाँ दिन में वैसे 25 जलजले होते हैं। कहाँ की बात है? ये वहाँ पर फ्रांस और बेल्जियम की भूमि है जहाँ से ये जर्मनी के विरुद्ध युद्ध लड़ा जा रहा है, वहाँ की बात है। यहाँ ऐसे 25 जलजले दिन में होते हैं। जो कोई खंदक से बाहर साफा या कूहनी निकल गई तो चटाक से गोली लगती है। न मालूम बेईमान मिट्टी में लेटे हुए हैं या घास की पत्तियों में छिपे रहते हैं। लहना सिंह और 3 दिन हैं, 4 तो खंदक में बिता दिए हैं। ये लहना सिंह और उनकी सेना में बात हो रही है। परसों रिलीफ आएगी, सहायता आएगी और फिर 7 दिन की छुट्टी मिल जाएगी। अपने हाथों झटका करेंगे और पेट भर कर खाकर सो जाएंगे। उस फिरंगी मैम के बाग में, यानी उस इंग्लैंड फिरंगी, फिरंगी मतलब अंग्रेज मैम के बाग में मखमल सा हरा घास है, फल और दूध की वर्षा कर देगी। लाख कहते हैं, दाम नहीं लेती। कहती है तुम राजा हो, मेरे मुल्क को बचाने आए हो। तो ये शब्द किसके हैं? ये शब्द है फिरंगी मैम के। किसके लिए हैं? लहना सिंह और उनकी सेना के लिए। 4 दिन तक पलक नहीं झपी। बिना फेरे घोड़ा बिगड़ता है और बिना लड़े सिपाही। तो बहुत बढ़िया पंक्ति है कि घोड़े को यदि नहीं फेरोगे तो वो बिगड़ेगा, और सिपाही यदि लड़ेगा नहीं तो उसका अभ्यास छूट जाएगा। मुझे तो संगीन चढ़ाकर मार्च का हुक्म मिल जाए। मुझे तो मार्च का हुक्म मिल जाए, मतलब कूच करने का हुक्म मिल जाए, लड़ाई पर जाने का हुक्म मिल जाए। फिर 7 जर्मनों को अकेला मार कर न लौटूं तो मुझे दरबार साहब की हथेली पर मत्था टेकना नसीब न हो। इतनी प्रतिज्ञा की है। किसने? लहना सिंह ने। पाजी कहीं के यानी मूर्ख, कलों के घोड़े संगीन देखते ही मुंह फाड़ देते हैं और पैर पकड़ने लगते हैं। यूं अंधेरे में 30-30 मन का गोला फेंकते हैं। उस दिन धावा किया था, 4 मील तक एक जर्मन को नहीं छोड़ा था। पीछे जनरल ने हट जाने का कमान दिया, नहीं तो सभी जर्मनों को मैं मार देता। तो इस प्रकार वार्तालाप हो रही है। आगे कहा जा रहा है, नहीं तो सीधे बर्लिन पहुंच जाते क्यों? सूबेदार हजारा सिंह ने मुस्कुरा कर कहा। लड़ाई के मामले जमादार और नायक के चलाए नहीं चलते, बड़े अफसर दूर की सोचते हैं। तो ये ऊपर के लहना सिंह के जो वक्तव्य थे उनके जवाब में ये हजारा सिंह का जवाब है। 300 मील का सामना करना, एक तरफ बढ़ गए तो क्या होगा, मतलब दूसरी तरफ से शत्रु आक्रमण भी कर सकते हैं। सूबेदार जी सच है, लहना सिंह बोला, पर क्या करें, हड्डियों हड्डियों में जड़ा धंस गया है। सूर्य निकलता नहीं। खाई में दोनों तरफ से चंबे की बावलियों के से सोते झर रहे हैं। सोते का अर्थ है झरना। एक धावा हो जाए तो कुछ गर्मी आ जाए।
अब सेना के जो भी अन्य आदमी हैं उनको क्या ऑर्डर हो रहा है, उद्यमी यानी शरारती, उठ सिगड़ी में कोयले डाल। वजीरा, तुम 4 जने बाल्टियां लेकर खाई का पानी बाहर फेंको। महासिंह, शाम हो गई है, खाई के दरवाजे पर पहरा बदल दे। यह कहते हुए सूबेदार सारी खंदक में चक्कर लगाने लगते हैं। तो सूबेदार कौन? हजारा सिंह। वजीरा सिंह पलटन का विदूषक था। विदूषक का अर्थ है हंसाने वाला। बाल्टी में गंदला पानी भरकर खाई से बाहर फेंकता हुआ बोला, मैं पादा बन गया हूं। करो जर्मनी के बादशाह का तर्पण। यानी बादशाह के पानी फेंक रहा है, मतलब बादशाह का, जर्मनी के बादशाह का क्या कर रहा है? तर्पण कर रहा है और कह रहा है मैं पादा बन गया हूं, मतलब मैं पुरोहित बनकर जर्मनी के बादशाह का अंतिम संस्कार कर रहा हूं। तो वह हंसाने वाला है। इस पर सभी खिलखिला पड़े और उदासी के बादल फट गए। लहना सिंह ने दूसरी बाल्टी भरकर उसके हाथ में देकर कहा, अपनी बाड़ी के खरबूजों में पानी दो, ऐसा खाद का पानी पंजाब भर में नहीं मिलेगा। अब वहां की भूमि के बारे में क्या बात हो रही है? हाँ, देश क्या है, स्वर्ग है। मैं तो लड़ाई के बाद सरकार से 10 घूमा, यानी 10 जो मुरबा है, 10 घूमा जमीन यहाँ मांग लूंगा और फलों के बूटे लगाऊंगा, फलों के बाग लगाऊंगा। लाड़ी होरा को भी यहाँ बुला लोगे। तो ये बात किसने कही? हजारा सिंह ने। तो उन्होंने कहा लाडी होरा। होरा मतलब कौन यहाँ पर? सूबेदारनी। या वही दूध पिलाने वाली फिरंगी मैम से काम चलेगा? मजाक के अंदाज में पूछा है। तो हजारा सिंह ने कहा, चुप कर, यहाँ वालों को शर्म नहीं है। देश देश की चाल है, मतलब देश देश की संस्कृति है, देश देश की कला है, देश देश के रीति रिवाज है। आज तक मैं उसे समझ नहीं सका कि सिख तंबाकू नहीं पीते। वह सिगरेट देने में हट करती है, होठों में लगाना चाहती है। मैं पीछे हटता हूं तो समझती है कि राजा बुरा मान गया, अब मेरे मुल्क के लिए लड़ेगा नहीं। तो मतलब यहाँ पर सिगरेट और तंबाकू देश की चाल, यानी देश की संस्कृति में, देश के रीति रिवाज में है, लेकिन वही बात यदि भारत की करें तो वह भारत के रीति रिवाज में नहीं है। अच्छा, बोधा सिंह अब कैसा है? बोधा सिंह युद्ध के मैदान में वो बीमार पड़ गया, बुखार आ गया। तो अच्छा, बोधा सिंह कैसा है? अच्छा है, जैसे मैं जानता ही नहीं हूं। रात भर तुम अपने कंबल उसे उड़ाते रहे। कौन उड़ाते रहे? लहना सिंह उड़ाते रहे, और आप सिगड़ी के सहारे गुजर करते रहे। उसके पहरे पर आप पहरा दे आते हो, अपने सूखे लकड़ी के तख्तों पर उसे सुलाते हो। आप कीचड़ में पड़े रहते हो, कहीं तुम मांदे न पड़ जाना, यानी बीमार न पड़ जाना। जाड़ा क्या है, मौत है, और निमोनिया से मरने वालों को मुर्बे नहीं मिला करते, मतलब उनको जमीन नहीं मिला करती। मुर्बे का अर्थ यहाँ पर। लेकिन लहना सिंह कह रहे हैं, मेरा डर मत करो, मैं तो बुलेल की खंड के किनारे मरूंगा। अब उनका सपना क्या है देखिए, मैं तो बुलेल की खंड के किनारे मरूंगा, भाई कीर्त सिंह की गोदी पर मेरा सिर होगा और मेरे हाथ से लगाए हुए आंगन के आम के पेड़ों की छाया होगी। तो जब लहना सिंह युद्ध के मैदान में आहत होगा, मरणासन स्थिति में होगा, तो उसको इसी प्रकार का स्वप्न आएगा कि मेरा जो सर है वो भाई कीर्त सिंह की गोदी में है और आम के पेड़ों की छाया है। यही उनके मरने का सपना है। अब अंक 3, युद्ध का मैदान है। दोपहर रात गई, अंधेरा है, सन्नाटा छाया हुआ है। बोधा सिंह खाली बिस्कुटों के 3 टिनों पर अपने दोनों कंबल बिछाकर, लहना सिंह के दोनों कंबल और एक बरकोट ओढ़कर सो रहा है। लहना सिंह पैरे पर खड़ा है, एक आंख खाई के मुंह पर और एक बोधा सिंह के दुबले शरीर पर। बोधा कराया, बोधा, क्यों भाई, क्या हुआ? बोधा बोला, पानी पिला दो। लहना सिंह ने कटोरा उसके मुंह से लगाकर पूछा, कहो कैसे हो? पानी पीकर बोधा बोला, कंपी छूट रही है, रोम रोम में तार दौड़ रहे हैं, दांत बज रहे हैं। अच्छा, मेरी जर्सी पहन लो। बोधा ने कहा, और तुम? लहना सिंह ने कहा, मेरे पास सिगड़ी है, मुझे गर्मी लग रही है, पसीना आ रहा है। बोधा सिंह ने कहा, ना, मैं नहीं पहनता, तुम 4 दिन से न जाने मेरे लिए क्या क्या कर रहे हो। लहना सिंह बोले, हाँ याद आई, मेरे पास दूसरी जर्सी है, आज सवेरे आई है, विदेश से बुन बुन कर भेज रही है मैम, गुरु उनका भला करे। यूं कहकर लहना अपना कोट उतार कर जर्सी उतारने लगता है। बोधा सिंह बोला, सच कहते हो? लहना सिंह ने कहा,
और नहीं झूठ क्या कह रहा हूं। यूं कहकर ना ही करते बोधा को उसने जबरदस्ती अपनी जर्सी पहना दी। आप खाकी का कोट और जमीन का कुर्ता भर पहर कर पहरे पर आकर खड़े हो गई। मैम की जर्सी की कथा केवल कथा थी, मतलब ये झूठी बात थी। आधा घंटा बीता, इतने में खाई के मुंह से आवाज आई, सुबेदार हजारा सिंह। कौन? पलटन साहब। तो ये किसने कहा? लैना सिंह ने कहा। हुकुम हजूर कहकर सूबेदार तनकर फौजी सलाम करके सामने हुआ। देखो, इसी समय धावा करना होगा। मील भर की दूरी पर पूरब के कोने में एक जर्मन खाई है। उसमें 50 से ज्यादा जर्मन नहीं है। इन पेड़ों के नीचे नीचे 2 खेत काट कर रास्ता जाता है। 3-4 घुमाव है। जहाँ मोड़ है वहां 15 जवान खड़े करके आया हूं। तुम यहाँ 10 आदमी छोड़कर सबको साथ लेकर उनसे जा मिलो, या तो उनसे जा मिलो। खंदक छीन कर वहीं, जब तक दूसरा हुक्म न मिले डटे रहो। हम यहां रहेंगे। तो अब लैना सिंह ने कहा, जो हुक्म। सब चुपचाप तैयार हो गए। बोधा भी कम्बल उतार कर चलने लगा। तब लैना सिंह ने उसे रोका। लैना सिंह आगे हुआ तो बोधा की ओर इशारा किया। बोधा की ओर इशारा किया मतलब वह पलटन साहब नहीं थे, वह कोई जर्मन आया था। लैना सिंह समझकर चुप हो गया। पीछे 10 आदमी कौन रहे, इस पर बड़ी हुज्जत हुई, परेशानी हुई। कोई पीछे रहना नहीं चाहता था। समझा बुझा कर सूबेदार ने मार्च किया। सूबेदार यानी हजारा सिंह। पलटन साहब लैना सिंह की सिगड़ी के पास मुंह फेर कर खड़े हो गए, मतलब ये पलटन साहब है, ये कोई जर्मन है और धोखे से आया है और धोखा देने के लिए आया है। खड़े हो गए और जब से सिगरेट जेब से सिगरेट निकाल कर सुलगाने लगे। 10 मिनट बाद उन्होंने लैना सिंह की ओर हाथ बढ़ाकर कहा, लो तुम भी पियो। तो यहाँ पर फर्जी पलटन साहब है वो पकड़े जाते, क्योंकि लैना सिंह सिख है और सिख कभी सिगरेट पीते नहीं। इस बात का जर्मन पलटन साहब को पता नहीं था। आंख मारते करते लैना सिंह सब समझ गया। मुंह का भाव छिपा कर बोला, लाओ साहब। हाथ आगे करते ही उसने सिगड़ी के उजाले में साहब का मुंह देखा, बाल देखे। तब उनका माथा ठनका कि ये पलटन साहब नहीं, ये कोई मुसीबत है। पलटन साहब के पट्टियों के बाल एक दिन में कहाँ उड़ गए, इतने बाल थे। अब इस पलटन साहब की तो बाल ही नहीं है। उनकी जगह कैदियों के से कट्टे बाल कहाँ से आ गए? शायद साहब शराब पिए हुए हो और उन्हें बाल कटवाने का शौक मिल गया हो। लैना सिंह ने जांचना चाहा। पलटन साहब 5 वर्ष से उनके रेजिमेंट में थे, तो पलटन साहब से पूरी तरह लैना सिंह वाकिफ थे। क्यों साहब, हम लोग हिंदुस्तान कब जाएंगे? तो ये लैना सिंह इसलिए पूछ रहा है ताकि पलटन साहब से एक एक बात पूछी जाए और उनका जो भेद है वो ले लिया जाए और उनकी हकीकत असलियत सामने लाई जाए कि वो पलटन साहब नहीं, वो जर्मन है। तो पलटन साहब जो बनावटी पलटन साहब थे, जर्मन थे, उन्होंने कहा, लड़ाई खत्म होने पर क्यों, क्या ये देश पसंद नहीं? तो लैना सिंह ने कहा, नहीं साहब, यहाँ पे देखिए बहुत मज़ेदार किस्सा है, किस प्रकार उस जर्मन को फंसाया जा रहा है। तो लैना सिंह कह रहे हैं, नहीं साहब, शिकार के वे मजे यहाँ कहाँ, याद है पार्सल नकली लड़ाई के पीछे हम आप जगाधारी जिले में शिकार करने गए थे। हाँ हाँ, वहीं जब आप खोते पर सवार थे, आपका खानसामा अब्दुल्ला रास्ते में एक मंदिर में जल चढ़ाने रह गया था। बेशक पाजी कहीं का, सामने से वह नील गाय निकली कि मैंने इतनी बड़ी कोई नील गाय नहीं देखी, और आपकी एक गोली कंधे में लगी, पुट्ठे से निकली। ऐसे अफसर के साथ शिकार खेलने में कितना मजा है। क्यों साहब, शिमले से तैयार होकर उस नील गाय का सिर आ गया था ना, आपने कहा था रेजिमेंट की मैस में लगाएंगे। हाँ, पर मैंने यह विलायत भेज दिया। ऐसे बड़े बड़े सींग 2-2 फुट के तो होंगे ही। तो उस बनावटी पलटन साहब ने ये पूरी बात सुनी तो उसने देखा, हाँ हो सकता है लैना सिंह और इनके पलटन साहब के बीच में ऐसा कभी हुआ हो। तो उसने हाँ में हाँ मिलाते ही क्या कहा, हाँ लैना सिंह 2 फुट 4 इंच के थे। तो 2 फुट और 4 इंच के सींग किसके? नील गाय के। तुमने सिगरेट नहीं पिया? तो लैना सिंह ने कहा, पीता हूं साहब, दिया सलाई ले आता हूं। कहकर लैना सिंह खंदक में घुसा। अब उसे संदेह नहीं रहा। उसने झटपट निश्चय कर लिया कि अब क्या करना चाहिए। अंधेरे में वह सोने वाले अपने साथियों से टकराया। तो साथी बोला, कौन? वजीरा सिंह।
और लैना सिंह ने कहा, कौन, वजीरा सिंह? तो लैना सिंह ने कहा, हाँ, क्यों लैना, क्या कयामत आई है, जरा आंख तो लगने दो। लैना सिंह ने क्या कहा, अंक 4 की शुरुआत में देखिए। लैना सिंह ने कहा, होश में आओ, कयामत आई है, और वह कयामत पलटन साहब की वर्दी पहनकर आई है। तो वजीरा सिंह ने कहा, क्या? तो पलटन साहब की वर्दी पहनकर आई है मतलब पलटन साहब के वेश में कौन आया है? एक जर्मन आया है जो पलटन साहब के वेश में आया है, जो इनको धोखा देना चाहता है। आगे लैना सिंह कह रहे हैं, पलटन साहब या तो मारे गए या कैद हो गए, उनकी वर्दी पहनकर कोई जर्मन आया है। सूबेदार ने इसका मुंह नहीं देखा, मैंने देखा है, बातें की है, साफ उर्दू बोलता है, पर किताबी उर्दू बोलता है, और मुझे पीने के लिए सिगरेट दिया। इन बातों से साफ है कि वह पलटन साहब की वर्दी पहन कर आया है, कोई जर्मन है। मतलब साफ उर्दू तो बोलता है लेकिन किताबी उर्दू बोलता है, और मुझे पीने के लिए सिगरेट दिया है। तो वजीरा सिंह ने कहा, अब? लैना सिंह ने कहा, अब मारे गए, ये धोखा हुआ है, सूबेदार होरा कीचड़ में चक्कर काटते फिरेंगे या खाई पर धावा होगा। उठो, एक काम करो, पलटन के पैरों के निशान देखते देखते दौड़ जाओ, बहुत दूर नहीं गए होंगे साहब। सूबेदार से कहो एकदम लौट आवें, खंदक की बात बिल्कुल झूठी है, चले जाओ, खंदक के पीछे से निकल जाओ, पत्ता न खिड़के, देर मत करो। तो वजीरा सिंह ने कहा, हुक्म तो यहीं रहने का है, सूबेदार साहब ने तो मुझे यहीं रहने का हुक्म दिया है। लैना सिंह ने कहा, ऐसी तैसी हुक्म की, मेरा हुक्म है, जमादार लैना सिंह जो इस वक्त यहाँ सबसे बड़ा अफसर है, उसका हुक्म है, मैं पलटन साहब की खबर लेता हूँ। इतना कहकर, पर यहाँ तो तुम 8 ही हो। लैना सिंह ने कहा, 8 नहीं, 10 लाख, एक एक अकालिया सिख 1.25 लाख के बराबर होता है, तुम चले जाओ। लौटकर खाई के मुहाने पर लैना सिंह दीवार से चिपक गया। उसने देखा कि पलटन साहब ने जेब से बेल के बराबर 3 गोले निकाले, तीनों को जगह जगह खंदक की दीवारों में घुसेड़ दिया, तीनों को एक तार से बांध दिया। तार के आगे एक सूत की गुत्थी थी, उसे सिगड़ी के पास रख दिया। बाहर की तरफ जाकर एक दिया सलाई जलाकर गुत्थी पर रखने ही वाले थे कि बिजली की तरह दोनों हाथों से उल्टी बंदूक को उठाकर लैना सिंह ने साहब की कोहनी पर तान कर दे मारी। धमाके के साथ साहब के हाथ से दिया सलाई गिर पड़ी। लैना सिंह ने एक कुंदा साहब की गर्दन पर मारा। साहब आहा मीन गोट कहते हुए चित्त हो गए। लैना सिंह ने तीनों गोले बीन कर खंदक से बाहर फेंके, साहब को घसीट कर सिगड़ी के पास लिटाया, जेबों की तलाशी ली, 3-4 लिफाफे, एक डायरी निकाल कर उन्हें अपनी जेब के हवाले किया। तो ये जो फर्जी पलटन साहब बन के आया था जर्मन, उसका ये हसर किया। साहब की मूर्छा हटी जब वो बेहोशी से बाहर आए। लैना सिंह हंसकर बोला, क्यों पलटन साहब, मिजाज कैसा है, तबीयत कैसी है? आज मैंने बहुत बातें आपसे सीखी। यह सीखा कि सिख सिगरेट पीते हैं, यह सीखा कि जगाधारी के जिले में नील गायें होती है और उनके 2 फुट 4 इंच के सींग होते हैं। आपसे मैंने यह भी सीखा कि मुसलमान खानसामा मंदिरों में जल चढ़ाते हैं और पलटन साहब खच्चर पर चढ़ते हैं। पर यह तो कहो, ऐसी साफ उर्दू कहाँ से सीख गए? हमारे पलटन साहब तो बिना डैम के 5 लफ्ज भी नहीं बोला करते, यानी बिना अभ्यास के तो वो 5 शब्द भी नहीं बोल सकते। लैना ने पतलून के जेबों की तलाशी नहीं ली थी। जो फर्जी पलटन साहब बनकर आया, उसके पतलून की जेबों की तलाशी नहीं ली। साहब ने मानो जाड़े से बचने के लिए दोनों हाथ जेबों में डाले हो, लेकिन उन्होंने जाड़े से बचने के लिए नहीं डाले। लैना सिंह कहता गया, चालाक तो बड़े हो, पर मांझे का लहना इतने बरस पलटन साहब के साथ रहा था, उसे चकमा देने के लिए 4 आंखें चाहिए। 3 महीने हुए, एक तुर्की मौलवी मेरे गांव में आया। कौन कह रहा है? लैना सिंह कह रहे हैं कि मुझे चकमा देने के लिए आपको 4 आंखें चाहिए। मैं आपको एक वाक्य और सुनाता हूँ कि एक तुर्की मौलवी मेरे गांव में आया था, औरतों को बच्चे होने के ताबीज बांटता था, बच्चों को दवाई देता था, चौधरी के बड़ के नीचे मंजा बिछाकर वहां पर
कर हुक्का पीता रहता था और कहता था जर्मनी वाले बड़े पंडित हैं, वेद पढ़ पढ़ कर उसमें से विमान चलाने की विद्या जान गए हैं, गो को नहीं मारते, हिंदुस्तान में आ जाएंगे तो गो हत्या बंद कर देंगे, मंडी की बन्नियों को बहकाता कि डाक आने से रुपया निकाल लो, सरकार का राज्य आने वाला है। डाक बाबू पोलूराम भी डर गया। मैंने मुल्ला जी की दाढ़ी मुंडवा दी और गांव से बाहर निकाल कर कहा कि मेरे गांव में यदि अब पैर रखा तो ठीक नहीं होगा। तभी फर्जी पलटन साहब ने क्या किया, साहब की जेब से पिस्टल चला और लैना सिंह की जांग में गोली लगी। इधर लहना की हेनरी मार्टिनी जो राइफल्स थी, उसके 2 फायर ने साहब की क्रिया कपाल कर दी। यानी फर्जी जो पलटन साहब था उसकी कपाल क्रिया वहां पर लैना सिंह ने कर दी। धड़ाका सुनकर सब दौड़ कर आए। बोधा चिल्लाया, क्या हुआ? बोधा को बुखार था, बोधा सोया हुआ था, तो वह डर के मारे चिल्लाया। लैना सिंह ने उसे यह कहकर सुला दिया लैना सिंह ने उसे यह कहकर सुला दिया कि एक हड़का हुआ पागल कुत्ता आया है और उसको मार दिया है। औरों से सही हाल बताया। सब बंदूकें लेकर तैयार हो गए। लैना सिंह ने साफा फाड़कर घाव के दोनों तरफ पट्टियां कसकर बांध ली। घाव में मांस में ही घाव था और पट्टियों को कहने कसने से लहू निकलना यानी खून निकलना बंद हो गया। इतने में 70 जर्मन चिल्लाकर खाई में घुस पड़े। सिक्कों की बंदूकों की बाढ़ ने पहले धावे को रोका, दूसरे को रोका, पर यहां 8 थे। लहना सिंह तक 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 कर मार रहा था। वह खड़ा था, लेटे हुए थे और वे 70 अपने मुर्दा भाइयों के शरीर पर चढ़ चढ़ कर जर्मन आगे घुस आते। थोड़े ही मिनटों में आगे आ जाते और फिर लैना सिंह की जो भी बंदूकें हैं उनका भार सहन करते करते, उनका आघात सहन करते करते वो मर जाते। अचानक आवाज आई, वाह गुरु दी फतह, वाह गुरु दी खालसा, और धड़ाधड़ बंदूकों की फायर जर्मनों की पीठ पर पड़ने लगी। ऐन मौके पर जर्मन 2 चक्की के पाटों के बीच में आ गए। पीछे से सूबेदार हजारा सिंह के जवान आग बरसाते थे और सामने लहना सिंह के साथियों के संगीन चल रहे थे। पास आने पर पीछे वालों ने भी संगीन पिरोना शुरू कर दिया। सिखों की एक किलकारी और हुई, अकाल सिका दी फौज आई, वाह गुरु दी फतह, वाह गुरु दा खालसा, सत श्री अकाल पुरुष, और लड़ाई खत्म हो गई। त्रस्त जर्मन या तो खेत रहे या कहरा रहे थे। खेत रहे मतलब युद्ध के मैदान में मारा जाना, या कहरा रहे थे मतलब तड़प रहे थे। इस युद्ध में सिखों में से 15 लोगों ने प्राण गंवाए। सूबेदार के दाहिने कंधे में जो गोली लगी वो आर पार निकल गई। लैना सिंह की पसली में भी एक गोली लगी। उसने घाव को खंदक की गीली मिट्टी से पूर लिया मतलब भर लिया। बाकी का साफा कसकर कमरबंद की तरह लपेट लिया। किसी को खबर तक नहीं हुई कि लैना सिंह को दूसरा घाव भी लगा है और वह भारी घाव है। लड़ाई के समय चांद निकल आया था, ऐसा चांद जिसके प्रकाश से संस्कृत कवियों का दिया हुआ सही नाम सार्थक होता है। सही का अर्थ जिसमें से कुछ न कुछ कमी होती रहती है। तो चांद निकल आया था और जिसके प्रकाश से संस्कृत कवियों का दिया हुआ सही नाम सार्थक होता है। हवा ऐसी चल रही थी जैसी बाण भट्ट की भाषा में दंत वीणो उपदेशाचार्य कहलाती है। दंत वीणो उपदेशाचार्य। वजीरा सिंह कह रहा था, कैसे मन मन भर फ्रांस की भूमि मेरे बूटों से चिपक रही है। मतलब वह भूमि भी वजीरा सिंह को छोड़ना नहीं चाह रही है। उस भूमि को भी इन वीर सिपाहियों से इतना प्रेम हो गया है कि मन मन भर मिट्टी उनके बूटों से चिपक रही है। जब मैं दौड़ा दौड़ा सूबेदार के पीछे गया था, सूबेदार लैना सिंह से सारा हाल सुन कागजात पाकर वे उसकी तुरंत बुद्धि को सहरा रहे थे कि यदि आज लैना सिंह नहीं होता तो सब के सब मारे जाते। तो वे लैना सिंह की तारीफ कर रहे थे। कौन? सूबेदार। और कह रहे थे कि तू न होता तो आज सब मारे जाते। इस लड़ाई की आवाज 3 मील दाहिनी ओर की खाई वालों ने भी सुन ली थी। उन्होंने पीछे टेलीफोन कर दिया। वहां से झटपट 2 डॉक्टर और 2 बीमार लोगों को ढोने वाली गाड़ियां चली आई। जो कोई
1.5 घंटे के अंदर अंदर वहां आ पहुंची। फील्ड अस्पताल नजदीक था, सुबह होते होते वहां पहुंच जाएंगे, इसलिए एक मामूली पट्टी बांधकर एक गाड़ी में घायल लिटाए गए, दूसरे में लाशें रखी गई। सूबेदार ने लहना सिंह की जांग देखी। सूबेदार ने लहना सिंह की जांग में पट्टी बांधनी चाहिए, पर उसने यह कहकर टाल दिया कि थोड़ा घाव है, सवेरे देखा जाएगा। बोदा सिंह जबर से बर्रा रहा था, यानी तड़प रहा था, कहरा रहा था, बड़बड़ा रहा था। वह गाड़ी में लिटाया गया। लहना को छोड़कर सूबेदार जाते नहीं थे। यह देख लहना सिंह ने कहा, तुम्हें बोदा की कसम और सूबेदारनी की सौगंध, जो इस गाड़ी में नहीं चले जाओ। तो सूबेदार ने कहा, और तुम? लैना सिंह ने कहा, मेरे लिए वहां पहुंचकर गाड़ी भेज देना, और जर्मन मुर्दों के लिए भी 2 गाड़ियां आती होगी। मेरा हाल बुरा नहीं है, देखते नहीं मैं खड़ा हूं, और वजीरा सिंह मेरे पास ही तो है। सूबेदार ने कहा, अच्छा, पर बोदा गाड़ी पर लेट गया। भला आप भी चढ़ जाओ। सुनिए तो, सूबेदारनी होरा को चिट्ठी लिखो तो मेरा मत्था टेकना लिख देना। ये कौन कह रहा है? लैना सिंह कह रहा है। किससे कह रहा है? सूबेदार से कह रहा है। और ये सूबेदारनी होरा कौन है? ये वही बालिका है जिसे लैना सिंह अमृतसर के बम्बू कार्ट मैदान में हमेशा बाल्य अवस्था में मिलते थे और कहते थे कि तेरी कुड़माई हो गई है। वही ये सूबेदारनी होरा है। और इसे ये कब मिले, तो ये भी आगे देखिए आप। और जब घर जाओ तो कह देना कि मुझसे जो उसने कहा था वह मैंने कर दिया। तो उसने कहा था मतलब किसने कहा था? उस सूबेदारनी ने कहा था। किससे कहा था? लैना सिंह से कहा था। और क्या करने के लिए कहा था? यह काम लैना सिंह ने कर दिया है। मतलब हजारा सिंह और बोदा सिंह की जान बचाना। गाड़ियां चल पड़ी। सूबेदार ने चढ़ते चढ़ते लहना का हाथ पकड़कर कहा, तेने मेरे और बोदा के प्राण बचाए, लिखना कैसा? घर साथ ही चलेंगे। अपनी सूबेदारनी को तू ही कह देना उसने क्या कहा था। अब आप गाड़ी पर चढ़ जाओ, मैंने जो कहा वह लिख देना और कह भी देना। तो ये कौन कह रहा है? लैना सिंह। गाड़ी के जाते ही लैना लेट गया और कहने लगा, वजीरा पानी पिला दे, मेरा कमर बंद है वो खोल दे, अब वो खून से तर हो रहा है। 5वां अंक। जब मृत्यु निकट होती है तो स्मृति बहुत साफ होती है, पुरानी बातें बहुत साफ तरीके से याद आती है। जन्म भर की घटनाएं एक एक कर लैना सिंह के सामने आने लगी। सारे दृश्य के रंग साफ हो गए, समय की धुंध बिल्कुल उन पर से हट गई। उन्हें क्या याद आ रहा है? लैना सिंह 12 वर्ष का बालक है, अमृतसर में मामा के यहाँ आया हुआ है, दही वाले के यहाँ, सब्जी वाले के यहाँ, हर कहीं उसे एक 8 वर्ष की लड़की मिलती है। तो लड़की की आयु कितनी? 8, लड़के की आयु 12 वर्ष। जब वह पूछता है तेरी कुड़माई हो गई, तब वह धत कहकर भाग जाती है। एक दिन वैसे ही पूछा तो उसने कहा, हाँ कल हो गई, देखते नहीं ये रेशम का फूलों वाला सालू। सुनते ही लैना सिंह को दुख हुआ, क्रोध हुआ। क्यों हुआ कह नहीं सकते। इतना जैसे ही उसको याद आता है, लैना सिंह फिर कहता है, वजीरा सिंह पानी पिला दे। उसके बाद जब वो बाजार में मिलते थे, 25 वर्ष बीत गए। अब लैना सिंह नंबर 77 राइफल्स में जमादार हो गया। उस 8 वर्ष की कन्या का ध्यान ही उसे नहीं रहा। न मालूम वह कभी मिली थी या नहीं मिली थी। 7 दिन की छुट्टी लेकर वह जमीन के मुकदमे की पैरवी करने अपने घर गया था। वह रेजिमेंट के अफसर की चिट्ठी मिली। किसको? लैना सिंह को। रेजिमेंट के अफसर की चिट्ठी मिली कि फौज लाम पर जाती है, फौरन चले आओ। तो लैना सिंह को वापस, जो फौज है वो युद्ध में जा रही है, तो वापस बुलाया गया। साथ ही सूबेदार हजारा सिंह की चिट्ठी मिली कि मैं और बोदा सिंह भी लाम पर जाते हैं। तो हजारा सिंह की चिट्ठी भी लैना सिंह को मिली कि मैं भी लाम पर जाऊंगा और बोदा भी लाम पर जाएंगे, तो तुम लौटते हुए हमारे घर होते आना, साथ ही चलेंगे। तो यहां पर जैसे ही हजारा सिंह और बोदा सिंह के घर पर लैना सिंह जाते हैं, तब उन्हें पता चलता है कि बचपन में मिलने वाली वह बालिका हजारा सिंह की पत्नी है। मतलब हजारा सिंह सूबेदार है और वह अब क्या बन गई? सूबेदारनी।
सूबेदार का गांव रास्ते में ही पड़ता था। सूबेदार उसे बहुत चाहता था। लहना सिंह सूबेदार के यहाँ पहुंचा। अब यहाँ पर उस बचपन में मिलने वाली बालिका है वो लैना सिंह को पहचान लेगी। यहाँ उनका वार्तालाप होगी और फिर वो कहेगी कि तुमने बचपन में मुझे बचाया था, तो अब बोदा सिंह को और हजारा सिंह को भी बचाना। जब चलने लगे तब सूबेदार बेड़े में से निकल कर आया, यानी जो घर का आता है उसे निकल कर बाहर आई और बोला, लहना, सूबेदारनी तुमको जानती है, बुलाती है, जा मिला। लहना सिंह भीतर गया। सूबेदारनी मुझे जानती है? कब से? रेजिमेंट के क्वार्टरों में तो कभी सूबेदार के घर के लोग रहे नहीं। दरवाजे पर जाकर मत्था टेकना कहा। आशीष सुनी। लैना सिंह चुप है। सूबेदारनी ने कहा, मुझे पहचाना? लैना सिंह ने कहा, नहीं। तेरी कुड़माई हो गई? धत, कल हो गई, देखते नहीं? रेशमी बूटों वाला सालू अमृतसर में भावों की टकराट से मूर्छा खुली। फिर घायल अवस्था में लैना सिंह ने करवट बदली। पसली का घाव बह निकला। लैना सिंह फिर कहरा उठा, वजीरा पानी पिला, उसने कहा था। तो ये बात पूरी लैना सिंह को अभी याद आ रही जब वह हजारा सिंह के साथ उनके घर से आया। लैना सिंह का स्वप्न अभी चल रहा है। स्वप्न में वह क्या कह सुन रहा है? सूबेदारनी कह रही है, मैंने तेरे को आते ही पहचान लिया। एक काम कहती हूँ, मेरे तो भाग फूट गए मतलब विवाह होते ही हजारा सिंह भी युद्ध में जा रहे हैं और एक बेटा है वह भी युद्ध में जा रहा है। सरकार ने बहादुरी का खिताब दिया, लायलपुर में जमीन दी है। आज नमक हलाली का मौका आया है, यानी स्वामी भक्ति का या देशभक्ति का मौका आया है। पर सरकार ने हम तीमियों की एक घघरिया पलटन क्यों नहीं बता दी? मतलब तीमियों की मतलब हम महिलाओं की भी एक फौज क्यों नहीं बना दी? मैं भी सूबेदार जी के साथ चली जाती। एक बेटा है, फौज में भर्ती हुए उसे 1 वर्ष हुआ है। इसके बाद 4 और हुए थे पर एक भी नहीं जिया। सूबेदारनी रोने लगी। अब दोनों जाते हैं, मेरे भाग फूट गए। मुझे याद है एक दिन तांगे वाले का घोड़ा दही वाले की दुकान के पास बिगड़ गया था। अब ये सूबेदारनी बचपन की बात बता रही है। तुमने उस दिन मेरे प्राण बचाए थे। तुम खुद घोड़ों की लातों में चले गए थे और मुझे उठाकर दुकान के तख्त पर खड़ा कर दिया था। ऐसे ही इन दोनों को बचाना। इन दोनों को मतलब बोदा सिंह को और हजारा सिंह को। ये मेरी भिक्षा है, ये मेरी भीख है, मैं तुम्हारे आगे आंचल पसारती हूँ। रोती रोती सूबेदारनी ओवरी में चली गई, यानी अपने घर का भीतरी भाग है उसमें चली गई। लैना सिंह को भी दुख हुआ। लैना सिंह आंसू पोंछता हुआ बाहर आया। इतनी बात याद करते ही लहना सिंह ने घायल अवस्था में जो अब मरणासन स्थिति में, उसने कहा, वजीरा सिंह पानी पिला। उसने कहा था मतलब उसने किसने? सूबेदारनी ने कहा था। क्या कहा था? ये ऊपर की पूरी बात कही थी। लहना सिंह का सिर अपनी गोदी में रखे वजीरा सिंह बैठा है। जब मांगता है तब वजीरा सिंह पानी पिला देता है। आध घंटे तक लहना सिंह चुप रहा। फिर बोला, कौन? कीर्त सिंह। तो अब लैना सिंह ने कहा, कौन? कीर्त सिंह हो? तो लैना सिंह का सपना क्या था? हमने शुरुआत में पढ़ा कि जब मैं मरूंगा तब मेरे भाई कीर्त सिंह की गोदी में मेरा सिर होगा और मेरे आंगन में उगाए हुए आम के पेड़ों की मेरे ऊपर छाया होगी। तो ये जब मरने की स्थिति में है तो उनको वही सपना आता है। वजीरा सिंह ने कुछ समझ कर कहा, हाँ मैं कीर्त सिंह ही हूँ। तो लैना सिंह ने कहा, भैया मुझे और ऊंचा कर ले, अपने पट पर मेरा सिर रख ले। वजीरा ने वैसा ही किया। लैना सिंह ने कहा, हाँ अब ठीक है, पानी पिला दे, बस अब के हाड़ में ये आम खूब फलेगा। ये सपना है। हाड़ का मतलब अब की बार जो मौसम आएगा उसमें ये आम खूब फलेगा। चाचा भतीजा दोनों यहीं बैठकर आम खाना। जितना बड़ा तेरा भतीजा उतना ही ये आम। जिस महीने उसका जन्म हुआ था उसी महीने में मैंने इसको लगाया था। वजीरा सिंह को लैना सिंह की ऐसी मर्मस्पर्शी बातें जब सुनाई देती है तो उनकी आंखों से टप 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 आंसू गिर रहे हैं। कुछ दिनों बाद लोगों ने अखबार में पढ़ा, फ्रांस और बेल्जियम 68वीं सूची, मैदान में घावों से मरा, नंबर 77 6
राइफल्स जमादार लैना सिंह। तो इस प्रकार लैना सिंह ने अपना जो वचन था, अपना जो एक पवित्र प्रेम था, और उस पवित्र प्रेम के कारण सूबेदारनी ने क्या कहा, तो जो भी उसने कहा उसको उन्होंने पूर्ण किया, और जो कहा उस काम को उसने करके दिखाया। और मरते मरते भी वो हर बात को याद करते हैं कि उसने कहा था, मतलब किसने कहा, उस सूबेदारनी ने कहा। और जो सूबेदारनी ने कहा वह लैना सिंह ने करके दिखाया। युद्ध के मैदान में विकट से विकट हालातों का सामना करते हुए और उस सर्द पर्यावरण का सामना करते हुए बोदा सिंह को बचाया, हजारा सिंह को बचाया, और अपने जो पवित्र प्रेम और त्याग है उस त्याग का परिचय दिया। तो प्रिय विद्यार्थियों, यह था पाठ। इसके बाद यदि अपने प्रश्नोत्तर की बात करें तो वह भी देख लीजिए। यहाँ पर इस प्रकार शब्दार्थ है, इन शब्दार्थों को भी आप देख लें। कोई भी शब्दार्थ है वो कठिन नहीं है। मुख्य रूप से इसकी भाषा है वो तत्समयी भी है, और एक तरीके से देखें तो लोकल भाषा जो होती है, स्थानीय भाषा होती है, उसके शब्दों का प्रयोग इस पाठ में हुआ है। उसने कहा था कहानी का नायक कौन है, तो कहानी का नायक लैना सिंह है। तेरी कुड़माई हो गई कथन में नीत भाव क्या है, तो इसमें निश्चल प्रेम है। पलटन का विदुषक कौन था, तो वजीरा सिंह था। कयामत आई है और पलटन शाम की वर्दी पहनकर आई है, यह कथन किसने, तो लैना सिंह ने। किससे, वजीरा सिंह से। और क्यों कहा, जब एक जर्मन है वो पलटन साहब की वेशभूषा में आया। सूबेदारनी की चरित्र की विशेषता बताइए, तो वह एक आदर्श प्रेम की, एक पतिव्रता नारी की और एक वत्सलमयी माँ की प्रतिमूर्ति है। इसके बाद और प्रश्न भी है। उसने कहा था कहानी की पृष्ठभूमि में किस युद्ध का वातावरण चित्रित है, तो प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 है उसका, उस पृष्ठभूमि पर ये लिखी गई है फ्लैशबैक शैली में। उसने कहा था कहानी के शीर्षक पर टिप्पणी करें, तो शीर्षक इनका बिल्कुल सही, उचित और जिज्ञासा बनाए रखने वाला है। बिना फेरे घोड़ा बिगड़ता है और बिना लड़े सिपाही, कथन की युक्ति युक्त विवेचना कीजिए। तो बिल्कुल सही है कि घोड़े को यदि आप फेरोगे नहीं तो बिगड़ेगा, और सिपाही यदि लड़ेगा नहीं तो सिपाही का अभ्यास भी छूट जाएगा और वह युद्ध कला में उतना निपुण नहीं होगा। इसलिए घोड़ा वही है जो फिरता रहे और सिपाही वही है जो लड़ता रहे। सूबेदारनी ने स्वप्न में लैना सिंह से क्या कहा, अपने शब्दों में लिखिए। तो जो भी बात कही थी लैना सिंह ने बताया, उसने कहा था। तो स्वप्न में जब लैना सिंह मरणासन स्थिति में है, उसे क्या क्या याद आ रहा है, तो वो सब बातें उसने कही थी। उसने कहा था कहानी की मूल संवेदना क्या है, तो त्याग, कर्तव्य और निश्चल प्रेम का वर्ण ही उसने कहा था कहानी की मूल संवेदना है। निबंधात्मक, यदि लैना सिंह के स्थान पर आप होते तो युद्ध भूमि में क्या करते, तो बिल्कुल सही प्रश्न बनेगा कि जो लैना सिंह ने किया वही हम करते। लैना सिंह ने क्या क्या काम किए, उन बातों को जब हम लिखेंगे तो वह अपना उत्तर होगा। उसने कहा था कहानी के नायक लैना सिंह का चरित्र चित्रण कीजिए। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। उसने कहा था इस कहानी की मूल संवेदना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और लैना सिंह का चरित्र चित्रण बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। और उसने कहा था कहानी का शीर्षक, यह भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो प्रिय विद्यार्थियों, ये था पाठ जिसको प्रस्तुत किया आपके लिए मैंने, प्राध्यापक शांतिलाल बिश्नोई ने। और मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि आपको इस पाठ का विश्लेषण, इस कहानी का जो एक तरीके से वाचन है, इस कहानी का जो प्रस्तुतिकरण है, वो आपको समझ में आया होगा। आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जाकर दें और इस चैनल को अधिक से अधिक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।